गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के हित में ऑनलाइन कक्षा चलाने का निर्णय किया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गत वर्ष से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू कर दिया है। मैं मनमोहन शर्मा, बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम सबसे पहले जीव विज्ञान के एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में आपसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम आपसे लेसन नंबर फर्स्ट पर आपसे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस ऑफ बायोलॉजी सिलेबस। देखिए, एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी सिलेबस है उसको 5 इकाइयों के अंदर बांटा गया है। यहाँ पे हम केवल इकाइयों का ही उल्लेख कर रहे हैं, बाकी उनके लेसन्स का डिस्क्रिप्शन पर हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेसन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वो आते रहेंगे। देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है रिप्रोडक्शन, जनन। पहला पार्ट है वो है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवों में जनन। और ये पहली इकाई है, उसमें से बोर्ड परीक्षा के दौरान 11 अंक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 11 अंक के क्वेश्चंस आपकी इस इकाई में से आते हैं, फर्स्ट इकाई में से। देखिए, दूसरी इकाई का जो नाम है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी और उद्विकास या आनुवांशिकी और विकास, ये दूसरी इकाई है, ठीक है। इस इकाई में से बोर्ड परीक्षा के दौरान लगभग 14 अंक के सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 14 अंक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। थर्ड जो इकाई है उस थर्ड इकाई में से, ठीक है, उसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें से आपके लगभग 11 अंक के क्वेश्चंस, ठीक है, 11 अंक के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में क्या है पूछे जाते हैं। देखिए, चौथी जो इकाई है उस चौथी इकाई में फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये बायोलॉजी की चौथी इकाई है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, इस इकाई में से 8 अंक के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में क्या है पूछे जाते हैं। और सबसे अंतिम इकाई है, उसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये 5वीं इकाई का नाम है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इस इकाई में से 12 अंक के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम्स का जो पेपर होगा वो 56 अंक का होगा। 14 अंक आपके सेशनल मार्क्स के होंगे, 23 अंक आपके क्या होगा प्रैक्टिकल के होंगे। और इस तरह से आपका बायोलॉजी का टोटल मार्किंग जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये हमने आपसे बायोलॉजी के एनसीईआरटी का संक्षिप्त सिलेबस पर आपसे हमने चर्चा कर ली। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम सबसे पहले फर्स्ट इकाई पर आपसे बात करने जा रहे हैं और फर्स्ट इकाई का पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। आइए बात करते हैं तो फर्स्ट इकाई के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। लेसन फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। सबसे पहले आप देख रहे हो हमारे चैप्टर की हेडलाइन है जीवों में जन्म, जीवों में जन्म। आइए यहीं से हम आपसे बात करते हैं, इस हेडलाइन से। देखिए जीव क्या है, सबसे पहले हमें आना चाहिए कि जीव क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीव वो होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, जैविक क्रिया पाई जाती है। जीव कौन होते हैं, जिनमें जैविक क्रिया पाई जाती है, ठीक है। जीव वे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, जैविक क्रिया पाई जाती है। आपको हमने 11th क्लास में बताई कि जीवों में कौन कौन सी जैविक क्रियाएं पाई जाती है, यस। तो जीवों में क्या है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं पाई जाती है। जैसे जीवों के द्वारा क्या है, श्वसन की क्रिया की जाती है, रेस्पिरेशन किया जाता है। जीवों के द्वारा पोषण क्या है, ग्रहण किया जाता है, न्यूट्रिशन। देखिए जीवों के द्वारा क्या है, उत्सर्जन की क्रिया की जाती है, एक्सक्रीशन की क्रिया की जाती है। जीवों के शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। जीवों के अंदर रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन की क्रिया होती है, सर्कुलेशन की क्रिया पाई जाती है। या हम कह सकते हैं जीवों के अंदर उपापचय की क्रिया पाई जाती है, इंपोर्टेंट करैक्टर है जीवों के अंदर। मेटाबॉलिज्म की क्रिया जीवों के अंदर क्या है, पाई जाती है। जीवों के अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है, जीवों के अंदर गतिशीलता पाई जाती है, जीवों के अंदर उत्तेजनशीलता पाई जाती है, जीवों का एक निश्चित जीवन अवधि होती है, जीवों में जनन पाया जाता है। तो जनन क्या है, एक जैविक क्रिया है। तो जीव किसे कहते हैं, वे जीव जिनमें क्या पाई जाती है, जिनमें जैविक क्रिया पाई जाती है, ठीक है। सच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which have biotic process, जिनके अंदर जैविक प्रक्रिया पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। और जीवों के अंदर ये सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं क्या हैं, पाई जाती हैं। जीवों में ये सभी प्रकार की जैविक क्रिया पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं जीवों में जन्म, ठीक है, जीवों में जन्म। तो अब हम बात करते हैं कि जन्म क्या है। जीव तो आपको समझ में आ गया कि जीव क्या है, जिनके अंदर जैविक क्रियाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, उत्सर्जन की क्रिया की जाती है, पाचन की क्रिया की जाती है, ठीक है, सर्कुलेशन की क्रिया जिनमें पाई जाती है, जिनमें उपापचय की क्रिया पाई जाती है, तो वो सभी जीव है। और हम बात कर रहे हैं जीवों में जन्म। तो जीव में जन्म कैसे होता है, ठीक है, हाउ टू रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म किस प्रकार से होता है। तो इस पे हम बात करते हैं कि जन्म क्या है। देखिए तो देखिए मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन पर आपसे बात करने जा रहे हैं कि जन्म क्या है।
देखिए जनन की जो क्रिया होती है उसमें जनन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं? जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, जनन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं? जनक जो होते हैं वो जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। आपको बता दूं जनक जो होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही जनक जनन की क्रिया में भाग लेता है, केवल एक जनक, और जिनमें एक जनक जनन की क्रिया में भाग लेता है उस जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन की क्रिया में केवल दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। और जहां दो जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उस जनन को कौन सा जनन कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसे कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, जनक क्या है? वे जीव जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो वे जीव जो जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और जनक मैंने आपको बताया कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक जनकीय होते हैं, और जो एक जनकीय जीव होते हैं उनमें कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर जनन की क्रिया, ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन की क्रिया के लिए कितने जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं? दो जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। जिसमें दो जनक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं फिलहाल जनन के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए जनक जो है उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें दो जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। एक होता है नर जनक और दूसरा कौन सा होता है? मादा जनक। एक नर जनक होता है, दूसरा कौन सा होता है? मादा जनक। नर जनक मैं आपको बता दूं, इसको नर को इस तरीके से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह के द्वारा। नर को इस चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और मादा को हम क्या है? इस चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मानव में जनन की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नर जनक होता है, दूसरा कौन होता है? मादा जनक होता है। यानी कि पुरुष जो होते हैं उनको नर कहते हैं, स्त्रियां जो होते हैं उनको मादा कहते हैं। ठीक है, अगर पादपों में बात करें तो पादप जो होते हैं वो कुछ एकलिंगी भी होते हैं तो मोस्टली द्विलिंगी भी होते हैं। देखिए द्विलिंगी जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो वहां पे क्या है? द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उनके अंदर नरजन्नांग भी पाया जाता है, मादा जन्नांग भी पाया जाता है। नरजन्नांग के रूप में वहां पे पुंग पाया जाता है, मादा जन्नांग के रूप में वहां पे क्या पाई जाती है? स्त्री केसर, ठीक है, या जायांग उनके अंदर क्या है? पाया जाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं तो नरजन्नांग के बारे में, मनुष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जनन की परिभाषा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जनन की परिभाषा हम निकालने जा रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नर जो है आपको बता दूं, नर के अंदर प्रमुख जन्नांग का नाम क्या होता है? देखिए नर मनुष्य में प्रमुख जन्नांग का नाम होता है वृषण। ठीक है, आप 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। मादाओं में प्रमुख जन्नांग का नाम क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। अंडाशय को क्या बोलता है? ओवरी। वृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस। देखिए वृषण जो होते हैं उनमें क्या होता है? युग्मक जनन की क्रिया होती है। वृषणों में जब युग्मक जनन की क्रिया होती है तो वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जहां पे वृषणों में या नर के वृषणों में क्या है? युग्मक जनन की क्रिया होती है, और युग्मक जनन की क्रिया द्वारा वृषणों के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अगुणित होती है। शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगुणित। इसी शुक्राणु को क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है,
तो नर के अंदर जो युग्मक पाया जाता है उसे नर युग्मक कहते हैं, अर्थात शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। इसी तरीके से मादाओं के अंडाशय में क्या होता है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। और आपको इस समझ में आ गया होगा कि युग्मक जनन की क्रिया के दौरान कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, तो वहां पर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अंडा या अंडाणु का निर्माण होता है, ओव्यम का निर्माण होता है। अंडाणु भी कैसा होता है, अगुणित होता है, ठीक है। अंडाणु भी कैसा होता है, अगुणित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कैसी हुई, अगुणित हुई, शुक्राणु के अंदर भी अंडाणु के अंदर। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर युग्मक जनन की क्रिया द्वारा क्या है, युग्मकों का निर्माण। अंडाणु क्या है, ये मादा युग्मक कहलाएगा। कौन सा युग्मक कहलाएगा, मादा युग्मक। अब हम बार बार आपसे युग्मक बोलते रहेंगे तो आप समझ आएंगे कि मादा युग्मक का नाम, मादा जो युग्मक है उसका नाम है अंडाणु, नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु, ठीक है। अब देखिए यहाँ नर और मादा के अंदर क्या है, युग्मक जनन की क्रिया क्या है, पूर्ण हो गई। पूर्ण होने के बाद नर और मादा दोनों क्या करते हैं, संयोग करते हैं। नर और मादा क्या करते हैं, संयोग। जब उनके द्वारा संयोग किया जाता है, संभोग की क्रिया की जाती है, ठीक है। तो शुक्राणु जो होता है, ठीक है, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु। ये जब संयोग की क्रिया इनके द्वारा की जाती है तो शुक्राणु अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे इसको आगे यहाँ पे दिखा रहे हैं। शुक्राणु जो है वो किसमें प्रवेश कर जाएगा, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस क्रिया को हम कहते हैं युग्मक संलयन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, युग्मक संलयन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। गैमेट फ्यूजन के नाम से इसे जाना जाता है। जब युग्मक संलयन की क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, तो उसके पश्चात क्या होगा कि इस नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। दोनों के केंद्रक, नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक, दोनों के केंद्रक क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन की क्रिया कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो संरचना बनती है इसको निषेचित अंडा कह सकते हैं। निषेचित अंडा न कहें तो इसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द्विगुणित होती है। मैंने पहले बताया था युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है। ये अगुणित गुणसूत्र है, ये भी अगुणित है, और दोनों ने संयोग किया तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। ये युग्मनज का विकास जो होगा वो गर्भाशय में होगा, और गर्भाशय में जब इसका निर्माण होगा, ठीक है, जब इसमें गर्भाशय में युग्मनज का क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले विघटन की क्रिया होगी। विघटन के बाद ऊतकों का क्या होगा, निर्माण होगा। विघटन की क्रिया होगी, विघटन के बाद ऊतकों का निर्माण होगा। ऊतक के बाद किसका निर्माण होगा, ब्लास्टुला का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ब्लास्टुला का निर्माण होगा। ब्लास्टुला के बाद किसका निर्माण होगा, गैस्ट्रुला का क्या होगा, निर्माण होगा। गैस्ट्रुला के बाद किसका निर्माण होगा, अंगों का निर्माण होगा। और जब अंगों का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है तो सबसे अंत में गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें किसका, कौन सी क्रिया होगी, कायांतरण की क्रिया होगी। तो ये कायांतरण की क्रिया होगी। और कायांतरण की क्रिया के पश्चात भ्रूण जो होता है वो पूर्ण रूप से मादा के गर्भाशय में क्या हो जाता है, विकसित होता है। और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो मादाओं के द्वारा क्या है, नई संतति को जन्म देती है, ठीक है। तो यहाँ पर नई संतति का निर्माण हो जाता है, जिसको आप
मादाओं के द्वारा जब नई संतति को जन्म दे दिया जाता है तो वो क्रिया कराते हैं प्रसव की, तो नई संतति का निर्माण होगा। अब ये नई संतति जो निर्मित हुई है, इस नई संतति के अंदर जो लक्षण होते हैं वो नर और मादा के लगभग समान होते हैं। ठीक है, आकार आकृति की दृष्टि से नर और मादा के लगभग कैसे होता है, समान होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जनन की क्रिया में क्या है कि यहाँ पे नर और मादा ने अपने ही समान नए जीव का क्या किया है, निर्माण किया। नर और मादा ने अपने ही समान नए जीव का क्या किया है, निर्माण किया। ये नई संतति धीरे धीरे विकसित होगी, क्योंकि नई संतति का धीरे धीरे विकास होगा। फिर इसमें सबसे पहले किशोर अवस्था आएगी, किशोर अवस्था के बाद फिर इनमें प्रजनन अवस्था आएगी, और जब प्रजनन अवस्था आएगी तो ये संतति भी क्या करेगी, नई संतति का निर्माण करेगी, और जो नई संतति बनेगी वो फिर आगे जाकर की जनन की क्रिया में भाग लेगी। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे जीवन का अस्तित्व जो है वो निरंतर क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा। जीवन का जो अस्तित्व है वो निरंतर रूप से क्या है, बना रहेगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। जनन किसे कहते हैं, जनन कहे जैविक